हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री एक्लेम्सिया को, जिसमें कि हम लोग एक्लेम्सिया को पढ़ चुके थे। आज बारी है प्री एक्लेम्सिया की। तो ये एनम सेकेंड ईयर का पार्ट है और जेनम में भी है। तो अगर जेनम वाले भी हिंदी में देखना चाहें तो एक बार समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री एक्लेम्सिया होता क्या है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान जब माता प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन को देखी जाती है, बहुत सारी बीमारियों को देखी जाती है। तो उसी में एक प्री एक्लेम्सिया भी होता है। प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि क्या होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है और एडिमा की स्थिति हो जाती है और यूरिया में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। मतलब जब माता के अंदर रक्तचाप का बढ़ जाना और जैसे एडिमा मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन का आ जाना, बहुत ज़्यादा सूजन का आ जाना और यूरिया में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, एक्लेम्सिया कहलाता है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्लेम्सिया होता है, जैसे कि हार्मोन्स चेंजेस की वजह से, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होते हैं उनमें चेंजेस की वजह से होता है। तो यही सब हार्मोन के चेंज की वजह से ये होता है। और इसमें भी अगर जैसे कि 140 से 140/90 या 160/110 से ज़्यादा अगर जब हो जाता है रक्तचाप, तो फिर हम उसको एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में रखते हैं। और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं करवाया जाता है तो यही प्री एक्लेम्सिया आगे चलकर एक्लेम्सिया का रूप रख लेता है, जिसकी वजह से जब डिलीवरी होती है तो माता को झटके आते हैं, दौरे पड़ते हैं, कोमा आता है, ये सब कंडीशन हो जाते हैं और बहुत लोगों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। इसका मेन कारण यही होता है कि जब अगर महिला जो होती है वो 35 साल से ज़्यादा या फिर 18 साल से कम उम्र की होती है तो भी उसमें ये देखी जाती है, या फिर जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं वो अच्छे तरीके से बेबी प्लानिंग करके नहीं करती हैं तो भी उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। और इसमें मैनेजमेंट यही करते हैं कि उनके बीपी को बढ़ने से रोकने के लिए दवा देते हैं और जो भी फैटी फूड है उन सबको अवॉइड करते हैं, डायूरेटिक दवा देते हैं। फिर उसके बाद जो स्वेलिंग हुआ है उसका भी मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए भी दवा देते हैं। तो ये हो गई हमारी बात कि क्या होता है आखिरकार प्री एक्लेम्सिया। अब हम नोट्स के थ्रू देखेंगे कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। तो प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो केवल प्रेग्नेंट वुमेन में ही पाई जाती है। जब किसी फीमेल की प्रेगनेंसी जो होती है वो 20 वीक या फिर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, उस समय इसके अंदर प्री एक्लेम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब जब 20 वीक या फिर इससे ज़्यादा सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बीपी होती है वो सब बढ़ी हुई रहती है, तो उसी को हम प्री एक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। प्री एक्लेम्सिया सबसे ज़्यादा 32 वीक जब हो जाती है तो उस समय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब जब 32 वीक का समय हो जाता है तो उस समय ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 32 वीक में होने के चांसेस 80% ज़्यादा रहते हैं। वही रक्तचाप, इन सब का बढ़ना ही प्री एक्लेम्सिया हम कहते हैं। इसमें स्पेशली 3 साइन देखने को मिलते हैं जो कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। यदि इसका समय से इलाज नहीं कराया जाता तो क्या होता है कि यही एक्लेम्सिया में चेंज हो जाता है, जो कि कोमा की स्थिति या फिर कन्वल्जन की स्थिति आती है, दौरे आते हैं, झटके आते हैं, इन सब की स्थिति हो जाती है। और एक्लेम्सिया एक फीमेल के लिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन यहाँ इसमें जो महिला होती है उसकी मृत्यु तक हो जाती है कभी कभी। प्राइमरी ग्रेविडा में मोस्ट चांस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो प्राइमरी ग्रेविडा पहली बार प्रेग्नेंट हुई रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि प्री एक्लेम्सिया होने के। लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनमें थोड़ा पहली ग्रेविडा के अंतर्गत अगर देखें, उनसे कंपेयर करें तो कम चांसेस होते हैं। टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, तो टाइप्स क्या क्या होते हैं प्री एक्लेम्सिया के, तो माइल्ड होता है और सीवियर। माइल्ड मतलब थोड़ा कम और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा होना। तो यदि इन दोनों में समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो यही क्या होती हैं कि यही प्री एक्लेम्सिया में चेंजेस हो जाता है। तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, जो हाइपरटेंशन मतलब रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप का बढ़ना जिसको हम कहते हैं, वो 140 mm/Hg/90 से लेकर 160 mm/Hg/1
110 mm ऑफ Hg हो जाता है। और प्रोटीन यूरिया की जो मात्रा होती है वो 0.5 mg प्रति लीटर, मतलब प्रति जब 1 लीटर में 0.5 mg हो जाता है। एडिमा जो होता है वो शुरुआती स्टेज में नहीं देखा जाता, फेस पर हल्का हल्का दिखाई देता है। अगर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होता है तो उसमें क्या होता है कि फेस पर ही थोड़ा थोड़ा जो सूजन होता है वो दिखाई देता है। लेकिन जब बात करें सीवियर प्री एक्लेम्सिया की, तो इसमें जो हाइपरटेंशन होता है, मतलब रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं, वो 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आप जान ही सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और प्रोटीन यूरिया की बात करें तो इसमें वहाँ पे जो था वो 0.5 mg प्रति लीटर था, लेकिन इसमें है कि 1 mg प्रति लीटर देखने को मिलता है। एडिमा जो होता है वो पूरी बॉडी पर दिखाई देता है, पूरे शरीर पर एडिमा की स्थिति बनी रहती है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? तो कॉजेज़ यही होते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की जो मात्रा होती है वो, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वह एक हार्मोन होता है जो ब्लड वेसल को कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इजली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन का काम करती हैं। लेकिन जब इसी में प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा जब कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बाइसिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि हाइपरटेंशन का कारण है। मतलब इसका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि जो हाइपरटेंशन होता है उसका मुख्य कारण यही होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा का कम हो जाना ही हाइपरटेंशन को बढ़ा देता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से भी जो होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है। और नेक्स्ट आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब क्या होता है कि कम हो जाता है तो भी हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो होता है ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो प्लेटलेट को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन नहीं बन पाती है। अच्छा, एंजियोटोनिक सेकेंड क्या होता है? तो ये एक वेस्कुलर सेंसिटिविटी होती है जो कि अगर बढ़ जाती है तो भी हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। यदि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी, मतलब तीनों में से अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है, कोई भी कम या ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि और क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा से जब सही से नहीं पहुंच पाता है ब्लड, देखिए ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा सही से पहुंचेगा तो फिर कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलती। लेकिन जब ब्लड क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से नहीं पहुंच पाती तो भी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं अच्छे तरीके से पहुँच रहा है तो फिर इन सब की वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। प्रोटीन यूरिया की बात करें तो इसमें किडनी फंक्शन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होने की वजह से प्रोटीन यूरिया होता है। एडिमा क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर कोई व्यक्ति महिला ले रही है तो उसकी वजह से एडिमा की स्थिति देखी जाती है। जनरल मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें आपको मैनेजमेंट क्या करना है, तो यदि 20 वीक के पहले वुमन का बीपी बढ़ जाता है तो उसे प्री एक्लेम्सिया में नहीं रखते हैं। अगर 20 वीक के पहले ही किसी महिला का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत इंगित नहीं करते हैं। अगर 20 वीक के बाद ऐसा हो रहा है तो उसको हम रखेंगे प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत। यदि माइल्ड हो तो 2 बार विजिट कराना चाहिए, जैसे कि या फिर वो 2 बार खुद ही विजिट कर सकती हैं हॉस्पिटल में, या फिर जो एनएम होती हैं उनको जाकर विजिट करना है और स्थिति को देखना है, उसी अकॉर्डिंग दवा डॉक्टर के अनुसार देना है। विजिट के दौरान वाइटल साइन भी चेक करते रहना है और फैटी फूड अवॉइड करने के लिए कहना है। जितनी भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं जो उनके लिए ठीक उनको कर सकती हैं, ऐसी दवाओं को प्रोवाइड करवाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि लेबेटालॉल ड्रग जो होती है वो काफ़ी अच्छी दवा होती है। लेबेटालॉल जो कि हाइपरटेंशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखती है, तो लेबेटालॉल दवा का भी यूज करना है। डायूरेटिक दवा देनी है। फीमेल के वेट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब वेट के अकॉर्डिंग ये लग रही हैं या फिर इनके अंदर ओबेसिटी है या फिर इनके अंदर स्वेलिंग है, इन सब को भी चेक करते रहना है। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने दिन की है और सीवियरिटी को उसको देखते हैं। तो फिर जो हमने मेडिसिन मतलब दिया है उसका कितना प्रभाव हुआ है, अगर प्रभाव नहीं हुआ है तो फिर मेडिसिन को चेंज करना है, अगर प्रभाव अच्छा हो रहा है तो उसी को निरंतर चालू रखना है। तो इन सब चीज़ों का याद रखते हैं।
और फिर क्या होता है कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल, अगर जैसे कि इसकी वजह से अगर किसी को भी महिला को प्री एक्लेम्सिया हुआ है तो बाद में इसके हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल होने के भी कंडीशन हो जाते हैं। और जैसे कि इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में भी डिस्टर्बनेस देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर कोई भी महिला इमोशनल स्ट्रेस ले रही है तो उसकी वजह से भी प्री एक्लेम्सिया को देखा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 35 साल से अगर महिला का एज ज़्यादा है या फिर 18 साल से कम है तो उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सब रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़े से ही वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम नई वीडियो में क्या देखेंगे कि प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन रैप्चर। तो मिडवाइफरी का इसी तरीके से सारा लेक्चर, सारे जितने भी यूनिट है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।